नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शक वृंद। इन दिनों फिल्म आदिपुरुष को लेकर बहुत चर्चा का विषय बना रहा, खास करके नेपाल के क्षेत्र से माता जानकी के विषय में जो फिल्म आदिपुरुष में जिन जिन बातें दर्शाया गया है उसको लेकर चर्चा बना रहा। इसकी सफाई में फिल्म आदिपुरुष के राइटर ने यानी मनोज मुंतशिर ने यह बातें बताई कि नेपाल सन 1904 में भारत से निकला है। तो इसी का सपोर्ट में भारत के बहुत से यूट्यूबर ने भी यही बातें दोहराए। आइए इस बात को जान लेते हैं, उनके इस बात में कितनी सत्यता है। हमारे सनातन के धर्मशास्त्रों के प्रमाणों से और ऐतिहासिक प्रमाणों से इस बात को जांच परख कर लेते हैं। देखिए नतीजा क्या निकलता है। दर्शक वृंद, मैं आप सबके सामने सबसे पहले मैं यह एक नक्शा प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। यह नक्शा भारत के मुंबई का पुणे से डेक्कन प्रेस से प्रकाशित है 1960 में। यह नक्शा हमारे सनातन धर्मशास्त्रों के आधार पर खास करके महाभारत कालीन जो जनपद थे, देश थे, उस समय के जितने भी राज्य थे उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। मैं यह नक्शा दिखा रहा हूँ। देखिए, इस नक्शे में बहुत ढेर सारे राष्ट्र हैं यानी देश हैं। इसमें जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, देखिए पूर्व की तरफ मणिनन, सुमह, मागज्योतिष इस तरह से है। उसी तरह से दक्षिण की तरफ बहुत से है। देखिए पांड्य, द्रविड़, चील, सिंहलदीप, माहिसा, केरल इस तरह से है। तो उसी तरह से उत्तर की तरफ देखेंगे तो यदन, काम्बोज, सिंधुदीप, दरद, कश्मीर इस तरह से गांधार है। उसी तरह से उत्तर की तरफ यहाँ आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर हिमालय पर्वत लिखा हुआ है और इसी बीच में नेपाल लिखा हुआ है। उसके नीचे बहुत सारे हस्तिनापुर, उत्तर पांचाल, इसी तरह नैमिषारण्य, श्रावस्ती, इस तरह से अयोध्या, इस तरह से बहुत से राज्य यहाँ पर दिखाया गया है। और पश्चिम की तरफ देखेंगे तो पारिजातरप, सिंधु, शौबीर, आभीर, यानी इस नक्शे में जो महाभारत काल में जितने भी राज्य यानी राष्ट्र थे उनको दर्शाया गया है। तो इस नक्शे में देखने से यह पता चलता है कि यहाँ पर भारत का कोई नाम नहीं है। अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे तो यहाँ पर भारत का कोई भी नाम नहीं है। यहाँ पर जितने भी उस वक्त देश थे उन देशों के नाम है और उन देशों के नाम के साथ यहाँ नेपाल का भी नाम उल्लेख है। तो आप बड़े स्पष्ट तौर से देख सकते हैं हिमालय पर्वत के नीचे नेपाल है और नेपाल के नीचे श्रावस्ती, नैमिषारण्य, अयोध्या, उत्तर पूर्व मिथिला, अंग इस तरह से दिखता है। तो इस नक्शे से हमें यह मालूम होता है, यह पता चलता है कि नेपाल बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। यह एक राष्ट्र के रूप में दिखता है। तो यहाँ पर भारत का नाम नहीं है क्योंकि जो आज का भारत है वह बहुत बाद में इसको बनाया गया है। पहले प्राचीन काल में अलग अलग राज्य थे, उनको समेटकर आज का भारत बना हुआ है। लेकिन नेपाल तब से था और अभी तक है। मैं यह आप सबके सामने दिखाया। तो इससे यह आप सबको मालूम हो गया कि नेपाल बहुत प्राचीन काल से है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सनातन शास्त्रों पर आधारित प्राचीन भारतवर्ष का नक्शा। तो यहाँ पर नेपाल का नाम उल्लेख, तो आप समझ गए होंगे बहुत प्राचीन काल से नेपाल है। तो अब इसी बात पर मैं आपको सबसे पहले हमारे श्रुति की तरफ यानी वेदों की तरफ जो नेपाल का इशारा है क्या लिखा हुआ है मैं दिखाने जा रहा हूँ। देखिए यह है अथर्ववेद संहिता।
यानी अथर्ववेद। तो इस अथर्ववेद का कांड संख्या 6 का सूक्त संख्या 24 में क्या लिखा हुआ है देखिए। सूक्त संख्या 24 में इस सूक्त में 3 मंत्र हैं। तो देखिए सबसे पहला मंत्र है, यहाँ पर ऋषि शांताती है, देवता आप है, छंद अनुष्टुप है। सबसे पहला मंत्र में लिखा हुआ है हिमवतः प्रसरवन्ति सिंधौ समः संगमः, इस तरह से लिखा हुआ है। तो हिमवतः यानी जो हिमालय से प्रवाहित होकर जो नदियां आती है वह समुद्र में यानी समुद्र में वह मिलता है, यह बात बताया जा रहा है। तो आप सबको मालूम है हिमालय का नाम लेने से ही आज भी आप सबको सुप्रसिद्ध रूप में नेपाल का सर्वोच्च शिखर सगरमाथा का नाम आता है। तो नेपाल के क्षेत्र में जितने भी हिमालय आते हैं वह बहुत हिम शिखर प्रख्यात हिम शिखर हैं। तो यहाँ पर नेपाल का जिक्र हो रहा है अथर्ववेद में कांड संख्या 6 का सूक्त संख्या 24। उसी तरह से देखिए मैं दिखा रहा हूँ इसी अथर्ववेद का कांड संख्या 12 का सूक्त संख्या 1 में। देखिए सूक्त संख्या 1 में इसका मंत्र संख्या है 11। यहाँ लिखा हुआ है गिरयस्ते पर्वता हिमवंतो अरण्यम ते पृथ्वी शोनमस्तु। तो यहाँ पर जो गिरि पर्वत हिमवंत है यानी हिमालय से घिरा हुआ है उसकी स्तुति हो रही। तो इससे मालूम हो जाता है कि यह जो वेदों के वचन हैं नेपाल की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। अब आइए मैं सबसे पहला हिंदी में अनुवाद सहित प्रमाण दिखाता हूँ। हमारे 4 मूल धरोहर हैं सनातन के रूप में, मूल 4 धरोहर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और उसके बाद महर्षि व्यास लिखते हैं कि महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। तो महाभारत में नेपाल का जिक्र है या नहीं मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यह रहा महाभारत का 2य खंड वन पर्व और विराट पर्व। यह गीता प्रेस से प्रकाशित है और इस महाभारत का वन पर्व का मैं दिखाने जा रहा हूँ। वन पर्व का अंदर घोष यात्रा पर्व है। उस घोष यात्रा पर्व का देखिए यहाँ पर इति श्री महाभारत वन पर्वणि घोष यात्रा पर्वणि कर्ण दिग्विजय 53 अधिक 200 अध्याय। यहाँ 253वां अध्याय खत्म हो गया और 254वां अध्याय यहाँ पर आरंभ होता है। देखिए 450 200 अध्याय यानी 254वां अध्याय। इसका शीर्षक है देखिए कर्ण के द्वारा सारी पृथ्वी पर दिग्विजय और हस्तिनापुर में उसका सत्कार। यानी यह महाभारत का वन पर्व का घोष यात्रा पर्व का 254वां अध्याय है। तो इस 254वां अध्याय में बातें क्या हो रही है, कर्ण तो कौरवों के साथ मिला हुआ था। तो वह जब पांडव वनवास में थे तो उस समय कर्ण दिग्विजय के लिए पृथ्वी पर दिग्विजय के लिए निकलता है। तो जब दिग्विजय के लिए निकल रहा था तो उसको हस्तिनापुर में उसका सत्कार किया गया। तो वह दिग्विजय के लिए कहाँ कहाँ जाता है इस बातें यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ देखिए श्लोक संख्या 7 यहाँ लिखा हुआ है नेपाल विषये एच राजान स्थान वाजयत अवतीर्य ततः शैलात् पूर्वम दिशमविद्रुतः। तो यहाँ अनुवाद दिया गया है। देखिए तदनंतर नेपाल देश में जो राजा थे उन पर भी विजय प्राप्त की। फिर हिमालय पर्वत से उतरकर उसने पूर्व दिशा की ओर धावा किया। तो यहाँ से साफ पता चलता है कि नेपाल महाभारत से भी पहले था। नेपाल देश बाकायदा लिखा हुआ है। देखिए नेपाल देश में जो राजा थे महाभारत में यह लिखा हुआ है। देखिए यह विभिन्न संस्करण से दिखा रहा हूँ और विभिन्न प्रकाशन से प्रकाशित महाभारत से मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को दुविधा न रहे। देखिए यह दूसरा संस्करण है। यहाँ भी देखिए नेपाल विषय एच राजान स्थान वाजयत अवतीर्य तथा शैलात् पूर्वाम दिशम अविद्रुतः। तो वही बातें यहाँ दिया है। देखिए तदनंतर नेपाल देश में जो राजा थे उन पर भी विजय प्राप्त की। फिर हिमालय पर्वत से उतरकर उसने पूर्व दिशा की ओर धावा किया। वही बातें यहाँ लिखा हुआ है।
अभी दूसरे प्रकाशन से प्रकाशित महाभारत मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, वन पर्वणि, वही है घोष यात्रा पर्व के अंदर 254वां अध्याय है। देखिए, चतुष्पंचाशदधिक द्विशततमोध्याय। कर्ण के द्वारा सारी पृथ्वी पर दिग्विजय और हस्तिनापुर में उसका सत्कार। तो यहाँ पर देखिए वही 7वां श्लोक में लिखा हुआ है। देखिए, नेपाल विषय ये च राजान स्थान वाजयत अवतीर्य ततः शैलात पूर्वाम दिशमभिद्रुत। तदनंतर नेपाल देश में जो राजा थे उन पर भी विजय प्राप्त की। फिर हिमालय पर्वत से उतरकर उसने पूर्व दिशा की ओर धावा किया। देखिए, दूसरा संस्करण में भी दिखा रहा हूँ। देखिए, महाभारत वही बातें यहाँ पर लिखा हुआ है। नेपाल विषय ये च राजान स्थान वाजयत अवतीर्य ततः शैलात पूर्वाम दिशम अभिद्रुत। तदनंतर नेपाल देश में जो राजा थे उन पर भी विजय प्राप्त की। फिर हिमालय पर्वत से उतरकर उसने पूर्व दिशा की ओर धावा किया। तो मैंने ढेर सारे प्रकाशन से प्रकाशित महाभारत से आपको दिखाया कि महाभारत की वन पर्व के अंदर घोष यात्रा पर्व के 254वां अध्याय का श्लोक संख्या 7 में बाकायदा लिखा हुआ है, नेपाल देश में जो राजा थे उन पर भी विजय प्राप्त की कर्ण ने। तो इसका मतलब महाभारत काल से भी पूर्व नेपाल का अस्तित्व था, नेपाल देश का। तो ये साफ आप लोगों को पता चल गया। अब आइए मैं और बड़े तौर से प्रमाण पेश करता हूँ। स्कंद पुराण। देखिए, आकार की दृष्टि से जो महापुराण है, हमारे सनातन में 18 पुराण है बताया गया है। तो 18 पुराण में से सबसे बड़ा आकार स्कंद पुराण का है। और उसमें देखिए, स्कंद पुराण में 9 भाग हैं। पहला महेश्वर खंड है, दूसरा वैष्णव खंड है, तीसरा ब्रह्म खंड है, चौथा काशी महात्म्य है, 5वां आवंत्य खंड है, 6ठा नागर खंड है, 7वां प्रभास खंड है, 8वां हिमवत खंड है और 9वां अंबिका खंड है। तो यहाँ पर यह बताया जाता है कि जो गीता प्रेस से प्रकाशित स्कंद पुराण है उसमें यह बातें बताई गई है कि भारत में पूरा का पूरा स्कंद पुराण उपलब्ध नहीं है। जो भारत में जितना उपलब्ध था उसी को हमने प्रकाशन किया है। यह गीता प्रेस लिखता है कि स्कंद पुराण का पूरा भाग, संपूर्ण भाग नेपाल के पास है। तो वहां पर स्कंद पुराण का पूरा भाग उपलब्ध है, यह लिखता है। तो नेपाल में जो हिमवत खंड है वह और अंबिका खंड यह नेपाल के साथ है। बाकी 7वां भाग तो है ही, ये 8वां और 9वां भाग नेपाल के पास है। नेपाल का जो संग्रहालय है उसमें इन सब का बताया जाता है कि 88,000 श्लोक थे। 88,000 के 88,000 श्लोक स्कंद पुराण का नेपाल के पास है। तो ये बात आप लोग समझ लिए होंगे। अब यहाँ पर बातें क्या होती है, तो इसी स्कंद पुराण का देखिए, यह लखनऊ का नवल किशोर प्रेस से प्रकाशित यह स्कंद पुराण का काशी खंड है। तो इस काशी खंड का मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। काशी खंड का अध्याय 30 में पृष्ठ संख्या भी देखिए 355 है स्कंद पुराण का। और इसमें देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अध्याय 30 का श्लोक संख्या 45 में लिखता है कि नेपाल, देखिए, नेपाल कमलेनाथ मृदाचाथ विशुद्धया ताम्र संपुट के कृत्वा मातुरंगान्यो वणिक, इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखता है क्या, और उसके बाद नेपाली कंबल से ढांपकर अनंतर शुद्ध माटी के साथ ताम्र के संपुट में माता के अंग धरकर हर्ष से वणिक धनंजय, इस तरह से यहाँ, यानी यहाँ क्या बातें बताया जा रहा है। उस समय में नेपाल का कंबल बहुत प्रचलित था। तो नेपाल में जो कंबल बनता था वह बहुत प्रचलित था। उस कंबल के विषय को लेकर यहाँ पर बताया जाता है कि उस कंबल का इस तरह से प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ आया स्कंद पुराण का काशी खंड का अध्याय 30 का श्लोक संख्या 45 में। उसी तरह से इसी काशी खंड का 69वां अध्याय का श्लोक संख्या देखिए यहाँ पर 10 में क्या लिखा हुआ है। नैपालाच्च महाक्षेत्रादायात पशुपतिस्त्रियः यत्र पाशुपतयुगः उपदिष्टः पिनाकिना। यानी यहाँ पर देखिए 10वां में क्या लिखा हुआ है। वह नैपाल नामक महाक्षेत्र से पशुपति यहाँ आए हैं जहाँ पाशुपत युग को पिनाक धनुर्धारी ने उपदेश किया है। तो यहाँ पर
पशुपतिनाथ है हमारे नेपाल की, उस नेपाल के पशुपतिनाथ के विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो स्कंद पुराण का मैंने पहले दिखाया, काशी खंड का अध्याय 30 श्लोक संख्या 45 और उसी काशी खंड का अध्याय 69वां और श्लोक संख्या 10। तो यहाँ पर दोनों बातें हो गई, नेपाल की चर्चा आ गई। उसी तरह से सबसे पहली बात जो मैंने अथर्ववेद से हिमवत और हिमालय पर्वत की बातें जो बताई थी, उसी को लेकर भगवान वेद व्यास ने स्कंद पुराण में बहुत अच्छी तरह से सम्मिलित किया है। तो नेपाल का जो जितने भी जनपद, तीर्थ और हिमालय पर्वत, गुफाओं, नदियों का जिक्र वेद व्यास जी ने अलग से भाग यानी हिमवत खंड करके उन पर लिख दिए। देखिए मैं यह दिखा रहा हूँ, यह हिमवत खंड है। इसके अंदर नेपाल महात्म्य, पशुपति पुराण, गंडकी महात्म्य इत्यादि इसमें सम्मिलित है और यह करीबन 14,000 श्लोक से आभूषित है। तो यह हिमवत खंड, स्कंद पुराण का हिमवत खंड पूरा का पूरा नेपाल के क्षेत्र का हिमालय से लेकर पर्वतों, गुफाओं, नदी नालाओं, तीर्थ क्षेत्र संपूर्ण यहाँ पर विस्तृत रूप में वर्णन किया गया है। देखिए इसके अंदर 188वां अध्याय है और 6 प्रकरण है। तो 185वां अध्याय से लेकर 188वां अध्याय के अंदर क्या बातें आती है कि भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्र प्रद्युम्न के साथ नेपाल में आए। नेपाल का तीर्थ का महात्म्य वर्णन करते हैं यहाँ आकर भगवान श्री कृष्ण। यह बातें यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इससे आप सबको मालूम हो गया कि नेपाल का जिक्र आज से नहीं, सनातन से चला आ रहा है, वेदों से लेकर पुराणों में, महाभारत में। उसी तरह से आप सबको मालूम है, अगर उपनिषद में जाएंगे तो उपनिषद में जो राजा जनक थे, उन्होंने अपने राजधानी में, अपने दरबार में शास्त्रार्थ करवाते थे। बहुत ही आचार्यों को वहाँ पर बुलाकर, जो बड़े बड़े आचार्यों को बुलाकर शास्त्रार्थ करवाते थे। तो वह जनकपुर क्षेत्र आप सबको मालूम ही है, नेपाल के अंदर आता है, जो बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर ये बातें आती है। तो इससे आप सबको अवश्य मालूम हो गया कि नेपाल कितना पुराना है। उसी तरह से आइए यह देखते हैं वायु पुराण। वायु पुराण के अंदर क्या लिखा है, देखिए वायु पुराण का अध्याय 104 का श्लोक संख्या यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। देखिए श्लोक संख्या है 79वां 79 यानी 79। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पौंड्रवर्धन नेपाल पीठम नयनयोर्युगे पीठम पूर्णगिरिम नाम ललाटे समदृश्यत। देखिए 69वां यहाँ पर अनुवाद भी दिया गया है। दोनों नेत्रों में पौंड्रवर्धन और नेपाल, ये दो पीठ तथा ललाट प्रदेश में पूर्णगिरि नामक पीठ का दर्शन किया। देखिए वायु पुराण में भी नेपाल का जिक्र है। वायु पुराण का अध्याय 104 का श्लोक संख्या 79वां। उसी तरह से ब्रह्मांड पुराण, देखिए मैं दिखा रहा हूँ, यह ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण का उत्तर भाग का अध्याय 44 का श्लोक संख्या 93। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ततः पीठानि 50 चक्रम मनोन्यसित वाराणसी कामरूपम नेपालम पौंड्रवर्धनम। देखिए वही जो वायु पुराण में बातें जो बताया जा रहा था, उसी बात को यहाँ और विस्तृत रूप में बताया गया है, नेपालम पौंड्रवर्धनम। तो दर्शक वृंद, आप सब समझ गए होंगे नेपाल कितना पुराना है। हमारे सनातन शास्त्रों में भरा पड़ा है नेपाल के विषय में। तो आज का नहीं है, जो जितनी भी बातें बताया जा रहा है। और उसी तरह से मैं और ऐतिहासिक प्रमाण में पेश करता हूँ। देखिए नेपाल में जो सब पहले के जो राजा थे, लिच्छवी काल का, मल्ल काल का राजा तो थे ही। उसके बाद जब गोरखा से पृथ्वी नारायण शाह ने राज्य करना शुरू किया, तो उन्होंने कब किया, देखिए सन 1768 से उन्होंने प्रारंभ किया। तो उसके बाद हम लगातार निरंतर रूप में 14 राजाओं ने नेपाल के अंदर शासन किया। शाहवंशीय 14 राजाओं ने राज्य किया। तो सबसे पहले थे पृथ्वी नारायण शाह, उन्होंने
25 सितंबर 1768 से आरंभ हुआ। और इस तरह से पहले राजा, दूसरे राजा थे प्रताप सिंह शाह, तीसरे थे रण बहादुर शाह, और चौथे थे गिरवाण युद्ध विक्रम शाह, पांचवा थे राजेंद्र विक्रम शाह, छठा थे सुरेंद्र विक्रम शाह, सातवां थे पृथ्वी वीर विक्रम शाह, आठवां थे त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, नौवां थे ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह, 10वां थे त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, 11वां थे महेंद्र वीर विक्रम शाह, 12वां थे वीरेंद्र वीर विक्रम शाह, 13वां थे दीपेंद्र वीर विक्रम शाह। उसी तरह से 14वां फिर ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह। इस तरह से होता हुआ 28 मई 2008 को राजशाही खत्म हुआ। यानी 25, देखिए शुरू में कब से शुरू हुआ, 25 सितंबर 1768 से शुरू होकर 28 मई 2008 तक राजशाही शासन चला नेपाल में। यानी पूरा का पूरा 240 साल तक राजाओं ने राज्य किया। यानी आज से 2008 तक राजा के शासन चलता रहा। तो आप सब यह अच्छी तरह से जान सकते हैं। यानी 240 वर्ष से नेपाल में राजशाही चल रहा था। तो भाई भारत नामकरण कब हुआ, ये तो हाल का है। यानी भारत का नामकरण तो वही भारत की जो आज़ादी से कुछ पहले का है। उससे पहले तो छोटे छोटे राज्य थे, उन्हीं को एकत्रित करके भारत बना हुआ है। तो नेपाल के जो राजशाही है वो तो 240 वर्ष से चल रहा है, था 2008 में आके खत्म हुआ। तो इससे भी आप सबको समझना चाहिए, इतिहास के प्रमाणों से भी नेपाल कितना पुराना है। तो मैं यहाँ खास करके यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नेपाल जब से बना है तब से किसी के अंडर में नहीं रहा, किसी के अंडर में नहीं रहा। अंग्रेज आए, अंग्रेजी भी हार गए, नेपाल के साथ लड़ाई किया। उसी तरह से मुगल आए, मुगल तो नेपाल की तरफ, बंगाल की तरफ से गए थे, वो भी हार कर भाग गए। किसी ने नेपाल को उपनिवेश नहीं किया है। जब से है तब से नेपाल स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में है। तो आप सब लोग समझ गए कि नेपाल कितना पुराना है। नेपाल पर किसी ने कब्जा नहीं किया। हाँ, एक बात और मैं बता सकता हूँ कि आप लोगों को, हमारे जो राजा थे पृथ्वी नारायण शाह के बाद जो प्रताप सिंह शाह, रण बहादुर शाह और गिरवाण युद्ध विक्रम शाह, इनके शासनकाल में नेपाल, अभी का जो भारत में कुमाऊं, गढ़वाल, सतलज, तीस्ता यह क्षेत्र है, वह भी नेपाल के अंडर में था। और तो और उतना ही नहीं, तिब्बत भी नेपाल के अंडर में था। देखिए इतना तक शासन चलता था। तो बाद में जब अंग्रेज शासक आए, उनके साथ कुछ संधि हुई। उन संधि होने के बाद कुछ भूभाग नेपाल का भारत की तरफ चला गया। उस टाइम जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी तरफ चला गया, नहीं तो नेपाल बहुत विशाल था। तो इस तरह से नेपाल ना तो कभी किसी का उपनिवेश में रहा, ना ही किसी का गुलाम बना। नेपाल शुरू से ही स्वतंत्र है और अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र है। जो आदि पुरुष के राइटर हैं, जो उन्होंने बताया नेपाल 1904 में भारत से अलग हो। कहाँ से अलग हुआ भाई? भारत का नामो निशान नहीं था जब नेपाल था। ये सनातन शास्त्रों से मैंने दिखाया, महाभारत से भी, वेदों से भी और स्कंद पुराण से भी हवाला देकर मैंने आप लोग को बताया। तो आप लोग सब समझ गए होंगे, नेपाल का अस्तित्व शुरू से ही है, अभी तक चल रहा है, यह किसी के अंडर में नहीं रहा। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा यह ऐतिहासिक प्रमाण और शास्त्रों के प्रमाण से जो मैंने दिखाया? कमेंट लिखना मत भूलिए। यह मेरा विरोध करने के लिए नहीं, भारत का विरोध करने के लिए नहीं है, यह जानकारी के लिए मैंने प्रस्तुत किया है। मिलते हैं फिर अगली कड़ी में।